5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई उन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी यूपी सरकार के व्हाट्सएप नंबर 112 पर मैसेज के जरिए दी गई है। इसके साथ ही 50 अहम जगहों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस धमकी के बाद सीएम आवास के साथ वीआईपी इलाकों की सुरक्षा को भी कड़ी कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल लगातार ये 1 महीने के भीतर दूसरी बार है कि जब इस तरह से योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ऋषभ मणि हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। ऋषभ, कब की है ये खबर? देखिए प्रीति, अभी कुछ देर पहले यूपी 112 के व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज आया जिसमें कहा गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के 50 महत्वपूर्ण स्थानों को बम से उड़ा दिया जाएगा। अगर वो बचा सकते हैं, रोक सकते हैं तो रोक लें। इस धमकी का जैसे ही संज्ञान मिला है उसके बाद सीएम आवास पर सिफा डॉग्स को भेजकर एक चेकिंग कराई गई है और सीएम आवास के अगल बगल का जो वीवीआईपी इलाका है वहां पर भी पुलिस ने अपनी चेकिंग फ्रिस्किंग शुरू कर दी है। जो भी संदिग्ध गाड़ियां दिखाई दे रही हैं या लोग दिख रहे हैं उनको अपनी बगैर आइडेंटिटी प्रूव किए हुए अगल बगल कहीं भी आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। बीते कुछ दिन पहले भी महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे से भी 2 युवकों की गिरफ्तारी हुई थी मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में ही। अब पुलिस कोशिश कर रही है जिस नंबर से धमकी आई है क्या उनका पुराने नंबरों से कोई कनेक्शन है, ये कोई साजिश है या किसी ने कोई मजाक किया है। लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर ली है और एक टीम मूव कर दी गई है जो इस नंबर की तस्दीक करके धमकी भेजने वाले को गिरफ्तार। लेकिन साथ ही ऋषभ, ये भी जानकारी मिल रही है कि 50 अहम जगहों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। वो 50 जगह कौन सी हैं? देखिए उसमें मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पर ऋषभ। मोहसिन रजा हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जुड़ रहे हैं। मोहसिन रजा जी, आपको क्या जानकारी इसके बारे में और मिल पाई है? योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। देखिए, हमारी एजेंसियों पर हमें पूरा भरोसा है और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार एक पूरी हिंदुस्तान के लिए एक माइलस्टोन बनी हुई है। लोग इसको एक नजीर बनाकर चल रहे हैं। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उनके लिए 23 करोड़ जनता प्राथमिकता है और वो जनता उनके लिए कार्यकर्ता समर्पित है। और इस तरह की चीजों पर मुझे नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री ध्यान देंगे, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए हम जैसे सिपाही, करोड़ों सिपाही उनके साथ में हैं और सुरक्षा एजेंसियां हमारी जो है वो काम कर रही हैं। जिन लोगों ने भी इस तरह का कृत्य किया है हम उनको जेल के पीछे डालेंगे और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यहाँ पर ऐसी कोई चीज हम लोग लेकर नहीं चलते। ठीक है, धमकी आई है, इसकी जांच एजेंसियों की अपनी जिम्मेदारी है, वो अपना करेंगी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि उनका कवच उत्तर प्रदेश के ही नहीं, देश के करोड़ों लोग हैं। इसलिए धमकी देने वाले भी जानते हैं कहाँ से धमकी आ रही, क्या आ रही। ये सब चीजें जब खुलासा होगा तो 2-4 दिन में, 10 दिन में आपके सामने आ जाएगी। जी शुक्रिया मोहसिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर कोरोना से हुई मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया है। साउथ दिल्ली एमसीडी की स्थायी कमेटी के चेयरमैन भूपेंद्र गुप्ता का दावा है कि दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में ही कोरोना से करीब 1000 लोगों की मौत हुई है। भूपेंद्र गुप्ता अपने इन दावों के सबूत के तौर पर जिन लोगों का अंतिम संस्कार किया गया है उनके डेथ सर्टिफिकेट भी दिखा रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि दिल्ली में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन दिल्ली सरकार आंकड़े छिपा रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी का दावा है कि दिल्ली सरकार के इशारे पर ही कब्रिस्तान में जिन लोगों को सुपुर्दे खाक किया गया है उनकी जानकारी एमसीडी को नहीं दी जा रही है। हालांकि दिल्ली सरकार ने बीजेपी के इन आरोपों को खारिज किया है और बीजेपी पर मौत के आंकड़ों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। हॉस्पिटल के द्वारा जो वेरीफाई किया हुआ पेपर है, सर्टिफिकेट है, जिस व्यक्ति की कोरोना से डेथ होती है और जिस हॉस्पिटल में होती है तो वो डॉक्टर के द्वारा एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है दैट पर्सन इज ए कोविड पॉजिटिव और नॉट। कि ये डेटा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ केवल पंजाबी बाग शमशान घाट का दर्शा रहा हूँ और जिसके अंदर कम से कम 800 से 900 वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मेरे पास एट प्रेजेंट है। और कब्रिस्तान जो कि आईटीओ के पास है उसका डेटा कब्रिस्तान के द्वारा एमसीडी को नहीं दिया जाता सर्टिफिकेट, केवल डाटा हमारे पास मौजूद है। उसके पीछे ना देने के पीछे रीजन है क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आता है, वो दिल्ली सरकार को दिया जाता है। हमारे पास भेज देना, आपको बताने की बजाय वो डिटेल हमारे पास भेज दें। सरकार ने पूरा इसका सिस्टम बनाया हुआ है, हॉस्पिटल में जाता है, पूरी डिटेल जाती है। कई सारे केस ऐसे निकले जिनको कोरोना पहले डिक्लेयर कर दिया गया, उनकी रिपोर्ट मंगाई गई, नेगेटिव निकली। ऐसे भी केस निकले कि रिपोर्ट तो नेगेटिव थी, नाम कोविड पॉजिटिव दे दिया गया। अब ये बताइए, सरकारी रिकॉर्ड में आएगा, उसका नाम तो चाहिए।
उसकी एज तो चाहिए, ये तो बेसिक डिटेल्स तो होनी चाहिए ना। ऐसे थोड़ा कि भाई हम कह दें कि भाई नंबर्स हैं, कल को आप ही हमसे पूछेंगे जी आपने कहा कि जी 1085, अगर मैं कहता हूँ ये 2000 है, 2000 की लिस्ट दे दो, आप उनसे लिस्ट मांग लो 2000 की, तो पता लगेगा। और उसकी रिपोर्ट मांग लीजिए, नेगेटिव उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट है तो रिपोर्ट भी होनी चाहिए और कहते हैं उसके लिए कंफर्म होना चाहिए। हरियाणा के झज्जर से अगली खबर है। झज्जर में कार में सवार 4 बदमाशों ने सरेआम एक लड़की को अगवा कर लिया। लड़की के अपहरण की ये तस्वीर पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। तस्वीर में साफ दिखा लड़की अपनी मां के साथ लौट रही थी, तभी पीछे से एक कार आई। पास पहुंचते ही बदमाशों ने कार के पीछे का दरवाजा खोल दिया और चलती कार में ही लड़की को खींच लिया। इस दौरान बदमाशों ने लड़की की मां को धमकी भी दी। बाद में वहां पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाला। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में लगी है। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जो आज ही की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह पूरा वाकया सामने आया है, जिसमें 4 बदमाश एक कार में सवार होकर आते हैं और अचानक से राह में चल रहे 3 महिलाओं के पास रुकते हैं, जिसमें एक लड़की भी शामिल है। और इसी दौरान एक बदमाश उसमें से बाहर निकलता है और लड़की को अपनी गाड़ी के भीतर खींचकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। पुलिस लगातार हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। परिवार में मातम मचा हुआ है, परिवार वाले परेशान हैं कि उनकी बेटी कहां पर है, लेकिन पुलिस लगातार इनिशियल जानकारी के तौर पर यह बता रही है कि ये मामला आपसी रंजिश का भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि लड़की और उन बदमाशों में पहले से कोई पहचान हो। इसी आधार पर लड़की के फोन डिटेल्स को खंगाला जा रहा है। गुजरात के अमरेली से खबर, जहां पिछले कई दिनों से भारी बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। हालात ये है कि बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और सड़कें भी नाले बन गई हैं। सौराष्ट्र इलाके में भी पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। ये बारिश कितनी तेज है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सड़क पर चलना भी मुश्किल हो गया है। अमरेली के साथ साथ सौराष्ट्र, कच्छ और पूरे दक्षिण गुजरात में पिछले 5 दिनों से भारी बारिश के हालात बने हुए हैं। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एक खेत खलियान की और किस तरह से सड़क पर पानी लबालब भरा हुआ है। नाले नदी का रूप ले चुके हैं, सड़कें पूरी तरह से पानी से लबालब हो गई हैं। यहाँ से अब आप सोचिए कि किसी इंसान को अगर रास्ता तय करना हो तो वो कैसे करेगा। 5 दिन से यही हालात हैं अमरेली में, सौराष्ट्र में और दक्षिण गुजरात में। उज्जैन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीएम शिवराज के ऑडियो को लेकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की हुई धज्जियां उड़ाई हैं और बिना मास्क लगाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जब वहां पुलिस पहुंची तो पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच गुत्तम गुत्ता भी हुई, जिन्हें पुलिस पहले समझाने की कोशिश करती दिखी, लेकिन जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बात नहीं सुनी तो उन्हें गाड़ी में उठाकर ले गए। असल में शिवराज सिंह चौहान के जिस वीडियो का कांग्रेस विरोध कर रही है वो 2 दिन पहले वायरल हुआ था और उस वीडियो में शिवराज सिंह चौहान ये कहते सुने गए कि कमलनाथ सरकार को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर गिराया गया। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं। मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर खड़ी एक गाड़ी में अचानक आग लग गई। गाड़ी के बोनट पर आग की लपटें उठती देख ड्राइवर ने जल्दी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। इस दौरान वहां से दूसरी गाड़ियों की आवाजाही जारी रही, लेकिन कुछ लोग वहां पर रुके जिन्होंने देखा कि ये सब कुछ हो रहा है। ऐसे में उन्होंने ड्राइवर की मदद की। आग बुझाने की मशीन के जरिए इस आग को बुझाया गया। फिलहाल आग की वजह से कैसे ये आग लगी और इतनी बड़ी भयानक रूप में इसने अख्तियार कर लिया कि जो गाड़ी का बोनट वाला हिस्सा था पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, ये अभी लगातार पता करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन गाड़ी में इस तरह आग की तस्वीरें देख वहाँ पर लोग हैरान रह गए थे, कुछ लोग डर भी गए थे। हालांकि कई गाड़ियाँ आती जाती ज़रूर वहाँ पर नज़र आई, लेकिन कुछ लोग फिर रुके और फिर ड्राइवर की मदद की, इस आग को बुझाया गया। बड़ी खबर पाकिस्तान से आई है, वो ये कि सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में फंसे 690 भारतीय नागरिक जल्द ही स्वदेश लौटेंगे। बताया जा रहा है कि 23 जून को इन लोगों को अटारी बॉर्डर के रास्ते वतन वापस आना था। वतन वापसी की तैयारी इनके लिए की जा रही है। फिलहाल पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की तरफ से मंजूरी का इन्हें इंतजार है। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है जिन्हें वापस आना है, जिनके अपने यहाँ पर उनका इतने वक्त से इंतजार कर रहे थे।
बिल्कुल प्रीति, ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है क्योंकि जब से लॉकडाउन की घोषणा हुई है ये सभी भारतीय पाकिस्तान में फंसे हुए थे, लॉकडाउन के चलते लौट नहीं पा रहे थे। हालांकि एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी नागरिक अपने वतन लौट गए हैं इस लॉकडाउन के दौरान, लेकिन ये पहली बार होगा कि पाकिस्तान में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए थे वो अब लौट पाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि हमारी एक छात्र वहां फंसे हुए हैं कश्मीर से, उनसे हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि उनको भारतीय दूतावास की तरफ से एक ईमेल भी मिला है जिसमें ये कहा गया है कि आप 23 जून के लिए तैयारी करिए। 23 जून को वाघा बॉर्डर के जरिए वो वापस भारत लौट पाएंगे, लेकिन साथ ही उस ईमेल में ये भी कहा गया है कि भारत पहुंचने के बाद उनको 14 दिन के क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की खबर है उन तमाम लोगों के लिए जिसमें कश्मीर के छात्र भी शामिल हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब के नागरिक भी इसमें शामिल है। कुल 693 लोग जो हैं, 693 भारतीय, वो 23 तारीख को लौट पाएंगे। लेकिन इसमें बड़ा सवाल यह है कि अभी तक पाकिस्तान सरकार ने इसका अप्रूवल नहीं दिया है। पाकिस्तान उच्चायोग के सूत्रों ने हमको बताया है कि इसको लेकर जल्द फैसला लिया जाएगा। हालांकि भारत की तरफ से इस पर रिक्वेस्ट पाकिस्तान को मिल चुका है। जी शैलेंद्र, शुक्रिया। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। भारतीय फौज ने सीमा पार से हो रही पाकिस्तानी सेना की तरफ से फायरिंग का करारा जवाब दिया है। भारतीय सेना की जवाबी फायरिंग में पाकिस्तान के एक मेजर समेत 3 सैनिक मारे गए हैं। कई पाकिस्तानी सैनिकों के घायल होने की खबर है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 2 पोस्ट भी पूरी तरह तबाह हुई हैं। 2 दिन में भारतीय सेना ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 8 जवान मार गिराए हैं और दुश्मन की 12 चौकियां तबाह की है। और इससे पहले पाकिस्तान ने कल भी एलओसी पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी और पाकिस्तान के 5 जवान मार गिराए थे। साथ ही 10 चौकियां तबाह हुई थी। पाकिस्तान पिछले 2 दिनों से एलओसी पर लगातार गोलाबारी कर रहा है और इसी दौरान गुरुवार को मंजा कोट इलाके में भारतीय फौज का एक जवान शहीद हो गया। इसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें पीओके के इलाके में पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा। पिछले 2 दिन में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय फौज की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान को समानी और नील इलाके में ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। भारतीय सेना ने पीओके में आतंकियों के एक लॉन्चिंग पैड को भी तबाह किया है। दावा है कि निक्का पीर नाम के इस लॉन्चिंग पैड में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों का जमावड़ा था। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये लॉन्चिंग पैड तबाह हुआ उस वक्त इसमें बड़ी संख्या में आतंकी मौजूद थे। हालांकि यहाँ कुल कितने आतंकी रहे थे फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। पवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, बताइए जरा अपडेट क्या है इन तमाम खबरों पर। देखिए, फायरिंग अभी भी पाकिस्तान की तरफ से जारी है। वो पुंछ का कस्बा और किरनी सेक्टर हो या फिर हाजी पीर और उड़ी सेक्टर कश्मीर का, इन इलाकों में पाकिस्तान लगातार सीज फायर का वायलेशन पिछले कई दिनों से कर रहा था, जिसका जवाब भारतीय सेना ने पिछले 2 दिन से लगातार दिया है। और 2 दिन की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान के 5 सैनिक जो हैं वो कल मारे गए थे। 3 सैनिक जिसमें एक मेजर रैंक का अधिकारी शामिल है वो आज मारे गए हैं हाजी पीर इलाके में। और लगभग 1 दर्जन चौकियों को तबाह किया गया है। पीओके का बिम्बर, तत्तापानी, समानी और नील, ये सभी जो इलाके हैं, इन इलाकों में ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आ रहा। उसने अभी शाम को पुंछ के कस्बा और किरनी सेक्टर में फिर फायरिंग शुरू कर दी है। जी पवन, शुक्रिया जानकारी के लिए। इधर बिहार के सीतामढ़ी में बॉर्डर पर नेपाल पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग में 4 भारतीयों को गोली लगी है, जिनमें एक की मौत हुई है। ये घटना सीतामढ़ी के सोनबरसा बॉर्डर इलाके के जानकी नगर गांव की है। भारत और नेपाल के बीच सीमा को लेकर विवाद के बीच नेपाली संसद ने एक प्रस्ताव भी पारित किया, जिसके तहत भारत के कई सीमावर्ती हिस्सों को नेपाल का बताया गया। दोनों देशों के बीच फिलहाल नक्शा उसको लेकर तनातनी पहले से ही चल रही है, लेकिन नेपाल पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग को लेकर स्थिति साफ नहीं है। हालांकि दोनों तरफ से जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। नेपाल एपीएफ का कहना है कि शायद वो लोग एग्रेसिव हुए जो ग्रामीण थे, और नेपाल और यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि नेपाल एपीएफ एग्रेसिव हुआ। तो ये दोनों वर्सन है जो अनुसंधान का विषय है। उसमें नेपाल एपीएफ के लोगों के द्वारा 15 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें 10 राउंड तो उन्होंने, खुद उनका कहना है कि हवा में फायर की और स्थिति नहीं संभली तो उन्होंने 5 राउंड फिर फायर किया जो सामने निश्चित तौर पे एम्ड था। तो उसमें 4 लोगों को इंजरी हुई, एक को बुलेट की इंजरी नहीं है, लागन यादव।
इधर पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान में ग्रेफाइट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों ने फैक्ट्री के गेट पर पहुंचकर हंगामा किया। यह हंगामा दो मजदूर संगठन के बीच आपसी मतभेद को लेकर शुरू हुआ। दोनों ही संगठन टीएमसी से जुड़े थे, जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों से जुड़े और आपस में भिड़ गए। बड़ी संख्या में मजदूर कंपनी के गेट पर इकट्ठा हुए और गेट खुलवाने की कोशिश करने लगे। इस बीच वहां मौजूद पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन लगातार ये हंगामा बढ़ता गया। मजदूर काफ़ी देर तक इस तरह का हो हंगामा करते रहे, जबकि कुछ मजदूर ज़मीन पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। बताया गया कि एक मजदूर संगठन ने दूसरे मजदूर संगठन पर बाहर से मजदूरों को लाकर काम करवाने का आरोप लगाया, जिसके बाद वहाँ हंगामा हुआ। देश में फैले कोरोना महामारी के बीच उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहाँ कोरोना के बीच एक सरकारी स्कूल में बच्चों को स्कूल में बुलाया गया। हैरानी की बात यह कि बच्चे भी स्कूल पहुंच गए और वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते दिखे, साथ ही उन्होंने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। चौंकाने वाली बात एक और ये थी कि जब कोरोना काल में स्कूल के पहुंचे बच्चों की तस्वीर कैमरे में कैद हुई तो वहाँ टीचर भड़क गई। इनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके है? बिना मास्क के सारे बच्चे हैं, तो अब उसमें मैं क्या करूं सर? सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं। आप तो मैं तो खुद अभी आ रही हूँ, आप फालतू ले रहे हैं। पहले आप कैमरा बंद करिए, पहले आप कैमरा बंद करिए। बेवजह स्कूल में आके मुझे डिस्टर्ब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। आप सर बेवजह मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी सोशल डिस्टेंसिंग मैं इनको दिमाग में हो जाऊँ। पहले आप राजस्थान में कांग्रेस खेमे में आज भी जबरदस्त हलचल रही। राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल के विधायकों के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्यसभा का चुनाव 2 महीने पहले हो सकता था, लेकिन खरीद फरोख्त पूरी न होने से राज्यसभा चुनाव टाला गया। 19 तारीख को चुनाव है राज्यसभा के लिए। ये चुनाव 2 महीने पहले हो सकते थे, तैयारी हो गई थी। उसके बावजूद अचानक ये चुनाव को कोई बिना कारण के पोस्टपोन कर दिया गया। उस वक्त ही मैंने कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग पूरी नहीं हुई बीजेपी की, इस कारण से पोस्टपोन किया गया। गुजरात के हमारे साथी यहाँ के बैठे हुए थे, कोई कारण नहीं था। वही सामने आ गया कि जब वापस चुनाव शुरू हुए हैं तो 4 लोग वहाँ पर इस्तीफा दे चुके हैं गुजरात के अंदर। किस प्रकार डेमोक्रेसी की हत्या हो रही देश के अंदर, नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, पूरा देश जानता है। 2 लोग फैसले कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, जो डेमोक्रेसी में अच्छी परंपरा नहीं है। राजस्थान में मुख्यमंत्री जी की पहल पर एक पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है और इसके सूत्रधार खुद मुख्यमंत्री जी हैं। दिमागी तौर पे कोई व्यक्ति असंतुलित हो जाए और मन में आए जो बोले, न समय देखे न परिस्थिति देखे, एक बौखलाहट, एक निराशा, एक हताशा उनके बयानों से साफ तौर पर नजर आती है। कोरोना संकट के बीच कर्नाटक के हावेरी से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। हावेरी में एक मेले का आयोजन किया गया, जहां हजारों लोगों की भीड़ जुटी। इस दौरान एक भी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करता नहीं दिखा। मेले में बैलगाड़ियों की रेस भी हुई, जिनमें एक साथ कई लोग बैलगाड़ी के साथ दौड़ते दिखे। इस दौरान वहां भारी भीड़ जुटी थी। लोग रास्ते में भीड़ लगाकर खड़े थे, जबकि सैकड़ों लोग मकानों की छत पर खड़े होकर बैलगाड़ियों की दौड़ देख रहे थे। इस दौरान ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क भी नहीं दिखाई दिया। तो कर्नाटक के हावेरी की ये तस्वीरें, जहां मेले का आयोजन हुआ और इस मेले में बैलगाड़ियों की रेस हुई, जैसे देखने के लिए हजारों लोग पहुंचे। कुछ लोग जमीन पर तो कुछ लोग घरों की छतों से इस रेस को देखते हुए नजर आए, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात थी। किसी ने, बहुत कम ऐसे लोग थे जिन्होंने मास्क ही लगाया हुआ था। और कैसे इस मेले में लोग शामिल हो रहे थे और कोरोना काल में नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे, ये साफ दिखा। हजारों लोग मेले में पहुंचे और इस मेले को आयोजित किया गया।
किसकी जानकारी पर इस मेले का आयोजन हुआ और अभी तक इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, कितने लोग, अगर एक भी इनमें से कोरोना वायरस से संक्रमित होगा तो सोचिए आपकी हाल क्या हो सकता है कर्नाटक के हावेरी में। और इस वक्त ये भीड़ बता रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग तो इन्होंने नहीं ही अपनाई, फेस मास्क लगाना भी इनके लिए ज़रूरी नहीं था। कोरोना महामारी को रोकने की दिशा में कदम उठाते हुए एमएचए ने राज्य को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में एमएचए ने नाइट कर्फ्यू के बारे में साफ किया है। भीड़ को रोकने और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने को कहा है। लेकिन अपनी चिट्ठी में एमएचए ने यह भी साफ किया कि ये ऑर्डर जरूरी सामान की सप्लाई बसों, ट्रेनों और फ्लाइट से सफर कर रहे लोगों पर लागू नहीं होगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय और राज्यों के हाईवे पर मालवाहक वाहनों को भी इस ऑर्डर के तहत न रोका जाए। देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3 लाख के करीब पहुंच गई है। अगर देश के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 2,97,535 पहुंच चुकी है। अब तक 1,47,195 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि अब तक 8,498 लोगों की जान गई है। फिलहाल देश में 1,41,842 एक्टिव केस हैं। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना के 10,956 नए मरीज सामने आए हैं। देश की ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 97,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना से जुड़ रहे राज्य में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या लगभग 38,000 के पार हो चुकी है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां मरीज 34,000 से ज्यादा हो चुके हैं। गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 22,000 के पार हो चुका है। और 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 11,838 है। हत्या के मामले में हाथी को जमानत मिली, सुनकर आप भी चौंक रहे होंगे, लेकिन ये एकदम सच है। खबर वाराणसी से सामने आई है। यहाँ मिट्ठू नाम के हाथी को पूरे 10 महीने के बाद हत्या के एक मामले में जमानत दी गई है। वाराणसी के रामनगर के वन जीव संरक्षण विभाग के परिसर में खड़ा यही मिट्टी हाथी पिछले 10 महीने से हत्या के मामले में सजा काट रहा है। पिछले साल अक्टूबर महीने में चंदौली के बबूरी मेले में एक शख्स ने हाथी के साथ छेड़छाड़ की थी और उसके बाद उस आदमी को हाथी ने पटक कर मार दिया था। उस घटना के बाद से ही ये हाथी और इसका महावत हत्या के मुकदमे का सामना कर रहे थे। अक्टूबर में एक एक्सीडेंट में कहीं मेला में ले जा रहे थे, तो जाते समय एक आदमी को हाथी द्वारा मारा गया था एक्सीडेंटली। उसके बाद पुलिस केस दर्ज हो गया था और वन विभाग द्वारा हाथी को सीज कर दिया गया है। उस हाथी को उसका एक बेहतर देखभाल के लिए और उसका एक नेचुरल हैबिटेट में जीने की एक उसको अपॉर्चुनिटी देने के उद्देश्य से माननीय सीजेएम न्यायालय द्वारा उस हाथी को दुधवा नेशनल पार्क भेजे जाने हेतु आदेश किया गया है।